बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के लिए अध्याय 4 जो कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं हैं, इसकी प्रश्नावली 4.6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें पूछा गया है, संलग्न आकृति देखकर लिखिए। वृत्त का केंद्र, एक व्यास, अभ्यंतर में 2 बिंदु, एक त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्याएं, एक जीवा, बहिर्भाग में 1 बिंदु, एक वृत्तखंड। तो बच्चों, इस आकृति को देखकर हमने इन सब के नाम बताने हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम वृत्त के बारे में जान लेते हैं कि वृत्त क्या होता है, कैसे इसको हम खींच सकते हैं, इसके क्या क्या भाग होते हैं। बच्चों, आपने कभी वृत्त बनाया तो होगा। आपके पास एक प्रकार होगी, पेंसिल होगी। तो प्रकार में पेंसिल को हम लगा लेते हैं और प्रकार को हम रखते हैं अपने कॉपी के एक पेज पर। तो जब आप रखोगे प्रकार को इस तरह से, तो प्रकार की जो नोक होगी और एक कुछ दूरी पर आप उसकी पेंसिल की नोक को रखोगे, और जब प्रकार की नोक को बिना हिलाए इस पेंसिल को इसके चारों तरफ जब आप घुमाओगे तो हमें एक वृत्त मिल जाएगा। तो ये प्रकार की नोक हमने रखी और पेंसिल की नोक को जब हम इसके चारों तरफ इस प्रकार की नोक को निश्चित रखते हुए पेंसिल को चारों तरफ घुमाएंगे तो हमें एक संरचना प्राप्त होगी जिसको कि हम वृत्त कहते हैं। तो बच्चों, कुछ इस तरह से संरचना प्राप्त होगी। तो बच्चों, ये जो प्रकार की नोक रखी है इसको हम निश्चित बिंदु कहेंगे, और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ये हमने समान दूरी पर पेंसिल की नोक को रखा, प्रकार में हमने पेंसिल लगाई और एक समान दूरी पर रखते हुए इस निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने से जो हमें संरचना प्राप्त होगी, आकृति प्राप्त होगी, वह वृत्त होगा। तो बच्चों, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो निश्चित बिंदु है ये वृत्त का केंद्र होगा, और इस केंद्र बिंदु से एक समान दूरी पर, ये एक समान दूरी इसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त के केंद्र से एक समान दूरी पर चक्कर लगाने से हमने इसको हम बिंदु कह सकते हैं, और ये जो चक्कर हम लगाएंगे तो ये सभी बिंदु होंगे, बिंदु बिंदु, और इन सभी बिंदु को मिलाएंगे तो ये वृत्त होगा। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। और ये जो निश्चित बिंदु है इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, और निश्चित बिंदु से यानी केंद्र से ये जो समान दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। और बच्चों, ये जो वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी है ये वृत्त की परिधि कहलाई जाती है। तो परिधि क्या है? वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी। अब बच्चों, एक ये वृत्त हमने बना लिया और इस वृत्त में कुछ हम आकृतियों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र को हम बिंदु O से यहाँ पर नामांकन कर देते हैं इसका, और इसकी परिधि पर एक और बिंदु ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि बिंदु P है, तो O बिंदु वृत्त का केंद्र होगा, OP इस वृत्त की त्रिज्या होगी। अब वृत्त पर कोई 2 बिंदु ले लेते हैं इसकी परिधि पर। मान लेते हैं कि ये हमने x और y ले लिए, ये हम परिधि का भाग कह सकते हैं कि xy। तो ये जो xy है ये वृत्त का चाप होगा, और अगर x और y बिंदु को मिला दें तो ये रेखाखंड हमें प्राप्त हो जाता है। इस रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। तो बच्चों, वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा कहलाती है। अब बच्चों, यही जीवा अगर केंद्र से होकर जाए, यानी 2 बिंदु हमने इस तरह से लेने हैं वृत्त पर, और इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाएं तो ये रेखाखंड अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो इसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो बच्चों, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो रेखाखंड PQ वृत्त का व्यास होगा। और बच्चों, ये जो व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, क्योंकि बच्चों कोई भी 2 बिंदु अगर हम वृत्त पर लें तो ये व्यास से, ये जो रेखाखंड होंगे यानी जो जीवाएं होंगी 2 बिंदु लेने से वृत्त की परिधि पर, तो हमेशा इस व्यास से छोटे होंगे। तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, बाकी सभी जीवाएं इस व्यास से छोटी होती हैं।
अब बच्चों इस आकृति में ये जो त्रिज्याएं हैं OX और OY और चाप XY, इससे घिरा हुआ एक हम क्षेत्र यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये इसको हमने छायांकित कर दिया। बच्चों इस क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं, यानी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, एक त्रिज्य खंड कहलाया जाता है। तो यहाँ पर दो त्रिज्याएं OX और OY हैं और इनके संगत का मतलब इनसे लगा हुआ जो चाप है वो चाप XY होगा। तो ये दोनों त्रिज्याएं और संगत चाप, इनसे एक क्षेत्र बन रहा है। इस क्षेत्र को हम वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इस वृत्त में हम, ये वृत्त का केंद्र है O और दो बिंदु ले लेते हैं वृत्त की परिधि पर। ये मान लिए कि दो बिंदु P और Q हैं, तो जीवा PQ जीवा होगी। ये PQ जीवा और इसके संगत चाप PQ चाप होगा। ये एक क्षेत्र बनाते हैं, ये वृत्त का भाग होगा और इस क्षेत्र को हम वृत्त खंड कहते हैं। तो वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्त खंड कहलाता है। तो यहाँ पर जीवा PQ और चाप, इसके संगत चाप PQ से घिरा हुआ जो वृत्त का क्षेत्र होगा, ये वृत्त खंड कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर ये पहली आकृति में हम, जो वृत्त की आकृति है, इस पहले चित्र में अगर हम इस केंद्र को आगे बढ़ा दें तो ये व्यास हो जाता है। मान लेते हैं कि व्यास का नाम हमने दे दिया AB सबसे बड़ी जीवा होगी जो कि केंद्र से होके जाएगी, इसको व्यास कहेंगे। और ये जो वृत्त का व्यास है, यानी इसके जो दोनों अंत बिंदु हैं वो बिंदु B होंगे। इस वृत्त के व्यास के जो दो अंत बिंदु हैं A और B, इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। यानी एक भाग तो हो गया, ये हम चित्र में देख रहे हैं कि ये AB भाग हो गया, ऊपर वाला वृत्त का भाग, और एक नीचे वाला वृत्त का भाग हो गया। ये आप इस आकृति में देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं। तो ये जो अंत बिंदु हैं व्यास के A और B, इस वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं और इस प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि इस में हम अगर वृत्त के ऊपरी भाग में एक बिंदु का नाम अगर हम P रख दें और नीचे के भाग में Q रख दें, तो ये चाप APB बनता है। APB, इस चाप को वृत्त का अर्धवृत्त कहेंगे और नीचे वाले भाग को, वृत्त का जो नीचे वाला भाग बना चाप AQB, इसको वृत्त का अर्धवृत्त कहेंगे। तो दो अर्धवृत्त यहां पर बनेंगे, APB और अर्धवृत्त AQB। अब बच्चों हम प्रश्न में जो पूछा गया है इसको कर लेते हैं। वृत्त के बारे में तो हमने सब कुछ समझ लिया। तो भाग A में पूछा गया है वृत्त का केंद्र। तो बच्चों इस आकृति में बिल्कुल स्पष्ट है, वृत्त का केंद्र O होगा। तो वृत्त का केंद्र O होगा। भाग B में पूछा गया है तीन त्रिज्याएं। तो बच्चों त्रिज्याएं यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं। एक त्रिज्या हम OC कह सकते हैं, OA और OB। तो तीन त्रिज्याएं के जो नाम होंगे वो OA, OB और OC, ये तीन त्रिज्याएं होंगी। भाग C में पूछा गया है एक व्यास। तो बच्चों व्यास केंद्र से होकर जाता है, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए। तो AC जो है जीवा AC सबसे बड़ी जीवा है और ये केंद्र से होके जा रही है, तो व्यास AC होगा। भाग D में पूछा गया है एक जीवा। तो जीवा इस वृत्त पर दो बिंदु हम E और D देख पा रहे हैं। ED एक रेखाखंड है, तो ED जो होगी वृत्त की जीवा होगी। तो जीवा का नाम ED होगा। अब कहा गया है भाग E में बताना है अभ्यंतर में दो बिंदु। अभ्यंतर का मतलब वृत्त के अंदर के क्षेत्र में दो बिंदु बताने। एक बिंदु तो वृत्त का केंद्र ही हो गया और एक बिंदु हम देख पा रहे हैं कि बिंदु P है। तो वृत्त के अभ्यंतर में दो बिंदु O और बिंदु P होंगे। भाग F में पूछा गया है बहिर्भाग में एक बिंदु।
बहिर्वाह का मतलब व्रत के क्षेत्र के बाहर के भाग में। तो यह बिंदु तो हम देख पा रहे हैं कि Q होगा, तो ये बिंदु Q होगा। भाग जी में पूछा गया है एक त्रिज्यक खंड। तो बच्चों अभी हमने त्रिज्यक खंड को समझा था क्या होता है। तो यहाँ पर इस आकृति में हम देख पा रहे हैं कि चाप AB, त्रिज्या OA और OB के संगत चाप AB है। ये हम देख पा रहे हैं, ये चाप AB त्रिज्या OA और OB के संगत चाप AB वृत्त का क्षेत्र बना रहा है। इसको वृत्त का हम त्रिज्यक खंड कहेंगे। तो ये त्रिज्यक खंड OAB हुआ। भाग H में पूछा गया है एक वृत्त खंड। तो वृत्त खंड बच्चों वृत्त का एक भाग होता है और ये जीवा और उसके संगत चाप से मिलके बना क्षेत्र होता है। तो ऐसा क्षेत्र हम ये पीली आकृति का इस चित्र में हम देख पा रहे हैं। तो ये ED होगा। प्रश्न 2 इसके भाग A में पूछा गया है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। तो बच्चों इसको हमने अभी समझा था और स्पष्ट रूप से हम अब कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। तो वृत्त का व्यास उसकी एक जीवा होती है। और यहाँ पर कहा गया प्रत्येक व्यास, तो ऐसा इस वजह से कहा गया है। इसको हम वृत्त से समझ लेते हैं, एक वृत्त हम बना लेते हैं, क्योंकि हम व्यास केंद्र से जाने वाली जो जीवाएं हैं ये वृत्त का व्यास होती है और ऐसे व्यास हम केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है और ऐसे व्यास हम वृत्त पर दो बिंदु लेके जो कि इसके केंद्र से होके जाएं, ऐसे व्यास हम अनंत खींच सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ कहा गया है कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास यानी ये सभी व्यास होंगे अनंत व्यास उसकी एक जीवा होती है। तो जीवा तो होती है, तो यह कथन सत्य है। वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। भाग बी में पूछा गया है क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है। तो बच्चों जीवा देखिएगा किसी वृत्त पर दो बिंदु अगर हम ले लें उसकी परिधि पर और इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो इस रेखा खंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। तो वृत्त की प्रत्येक जीवा, तो जीवा भी हम अनंत जीवा यहाँ पर खींच सकते हैं वृत्त में। और उनमें से अगर जीवा केंद्र से होके जाती है तो उसको व्यास कहते हैं। तो सभी व्यास यानी प्रत्येक व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते। तो वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है नहीं। तो इसमें हमने एक शर्त लगानी होगी, अगर जीवा केंद्र से होके जा रही है तब ही वो व्यास होगी, अन्यथा अगर केंद्र से होके नहीं जा रही है जीवा उसको हम जीवा ही कहेंगे और व्यास नहीं कह सकते। व्यास तभी कहेंगे जब जीवा केंद्र से होकर जा रही हो। तो क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? नहीं। अब बच्चों प्रश्न 3 करेंगे, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो बच्चों एक हमने वृत्त यहाँ पर खींचा हुआ है, ये आप इस आकृति को देख रहे हो। तो ये वृत्त हमने खींच लिया और निम्न को अंकित कीजिए उसका केंद्र। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, ये केंद्र O होगा, इस वृत्त का केंद्र O होगा। भाग भी एक त्रिज्या, तो बच्चों आप त्रिज्या यहाँ पर पहचान सकते हैं। ये त्रिज्या OC भी हो सकती है, ये OA भी हो सकती है, OB भी हो सकती है, क्योंकि A, B और C वृत्त की परिधि पर बिंदु है और OC बराबर OA है और बराबर OB है। तो ये तीनों वृत्त की त्रिज्याएं हुई। तो एक त्रिज्या हमने बता दी है, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं हम इसमें। नाम हम OB लिख सकते हैं या OC लिख सकते हैं या OA लिख सकते हैं। भाग C एक व्यास, तो व्यास तो ऐसी जीवा होती है जो कि केंद्र से होकर जाती है और जीवा के लिए हम दो बिंदु लेते हैं वृत्त की परिधि पर। यहाँ पर हम A और C बिंदु ये लिए और ये रेखाखंड ये जीवा हुई और ये वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। तो वृत्त का एक व्यास AC होगा। एक त्रिज्यक खंड, तो बच्चों त्रिज्यक खंड हम जानते हैं कि क्या होता है, दो त्रिज्या और उनके संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यक खंड कहलाता है। और ऐसा हम इस आकृति में देख पा रहे हैं कि ये OAB होगा। एक वृत्त खंड मीन्स वृत्त का खंड, वृत्त का भाग। तो बच्चों यहाँ पर एक वृत्त खंड हम देख पा रहे हैं कि
जीवा हम व्रत का व्यास AC मान सकते हैं, और जीवा और उसके संगत चाप, तो AC जीवा के लिए संगत चाप AEDC होगा। तो व्रत की जीवा और उसके संगत चाप से घिरा जो क्षेत्र होता है उसको हम व्रतखंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्रतखंड हुआ ये AEDC हुआ। भाग F, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। तो व्रत के अभ्यंतर में हम यहाँ देख पा रहे हैं ये दो बिंदु O जो कि केंद्र है, और एक बिंदु P हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ये हो जाएगा। तो इस बिंदु का नाम हम यहाँ पर P रख देते हैं। वैसे केंद्र भी व्रत के अभ्यंतर में एक बिंदु होता है। भाग G में पूछा गया है उसके बहिर्भाग में एक बिंदु। तो बहिर्भाग में एक बिंदु हमने यहाँ पर बिंदु Q लिया हुआ है जो कि व्रत के क्षेत्र से बाहर है, तो यह बिंदु Q होगा। एक चाप, तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चाप AED भी हो सकता है, चाप AB भी हो सकता है, या चाप BC हो सकता है, या चाप ABC हो सकता है। तो ऐसा चाप हम कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक चाप चाप AB होगा। प्रश्न 4, सत्य या असत्य बताइए। भाग A में पूछा गया है व्रत के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो अगर हम एक व्रत बना लें, ये व्रत हमने बना लिया, और यहाँ पर दो व्यास हमने सबसे बड़ी जीवा बना लेते हैं, यानी ये व्यास होंगे जो कि इसके व्रत के केंद्र से होके जाएंगे। तो ये दो व्यास हम देख पा रहे हैं कि ये इसके केंद्र पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो व्रत के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। भाग B, व्रत का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। तो व्रत का केंद्र हम देख पा रहे हैं व्रत के अंदर के क्षेत्र में स्थित है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। व्रत का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, ये सत्य है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।